ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, है ना। ठीक है, चलो और क्वेश्चन कर। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बोलो बताओ जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करना है बताओ। तो सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो नहीं है, क्यों? क्योंकि नंबर 1 कार्बन ही सबसे लोअर पोजीशन पर है ना। बाकी कार्बन चेन तो पूरा है, 3 4 5 और 6, तो कार्बन चेन तो वर्टिकल पे है, पर नंबर 1 कार्बन सबसे लोअर पे है। तो क्या करेंगे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें पता है कि फिशर प्रोजेक्शन को अगर हम 180 डिग्री से रोटेट कर दें प्लेन में, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तो कर दो रोटेट, रोटेट बाय 180 डिग्री, है ना। तो नया प्रोजेक्शन हमें मिलेगा। तो पूरे को 180 डिग्री से रोटेट करोगे, 1 2 3 4, तो CHO ग्रुप यहाँ चला जाएगा, है ना। इस साइड में क्या आ जाएगा, OH OH H OH, CH2OH। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो। पूरे को रोटेट कर दो 180 डिग्री से। तो ये दोनों सेम कंपाउंड है ना। तो हमें इसी कंपाउंड निकालना, तो सेम ही कंपाउंड है, क्या फर्क पड़ता है, सेम कंपाउंड मिल गया। अब देखो, अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, अब है बिल्कुल नंबर 1 कार्बन सबसे ऊपर, है ना। नंबर 6 कार्बन सबसे लोअर पोजीशन पे, तब कार्बन चेन पूरा है वर्टिकल लाइन पे। लास्ट कायरल कार्बन पे OH का पोजीशन लेफ्ट साइड पे, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, L कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका L कॉन्फ़िगरेशन है। किस तरह से करना है बोलो। नहीं दे रखा है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर देखो कि क्या है ना। और कंपाउंड चेंज मत कर देना, कंपाउंड वही सेम रहना चाहिए, है ना। इसलिए बस वही रूल्स लगाने हैं आपको, मेथड लगाने, जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, जैसे 180 डिग्री से रोटेट कर दो, आपको पता है उससे चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। चलो और क्वेश्चन बताओ। इसके बाद 1 2 3 4 आप लोग ये बताओ। बोलो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, बताओ बताओ सब। देखो सॉल्व करो, क्या आएगा। गया, अब तो हो जाना चाहिए, इसमें क्या है, सिंपल तो है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन इस साइड पे दे रखा, नहीं नहीं, 6 कार्बन वर्टिकल लाइन पे ही होना चाहिए, मतलब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो मुझे CH2H वाले ग्रुप को यहाँ पे लेके आना है वर्टिकल लाइन पे। तो मैं क्या करूंगा बताओ, जिससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। बोलो क्या करना चाहिए, बताओ जल्दी से। इंटरचेंज। इंटरचेंज। ग्रुप्स को इंटरचेंज, वो भी कितने करने पड़ेंगे मुझे, ऑड। 2 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे। दो। इवन नंबर इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना। इवन नंबर में सेम टाइप सेम रहता है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना चेंज करना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटरचेंज करूंगा। तो देखते हैं कि करके करते हैं। तो फर्स्ट इंटरचेंज करते हैं पहले तो क्या करना है हमें, तो एक काम करते हैं, हमें CH2 को लोअर पोजीशन पर लाना है ना, तो इसी को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ऐसे करो, CHO ग्रुप, बाकी कार्बन से तो हमें कोई मतलब है नहीं, है ना, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा भी हो उसको रहने दो। हमें लास्ट कार्बन से मतलब, तो मैं क्या करता हूँ, CH2H को इस साइड ले आता हूँ लास्ट वाली पोजीशन पे, और H को यहाँ ले जाता हूँ। बताओ, कर दिया H और CH2H को इंटरचेंज मैंने, है यस ना। सर। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है चेंज, पर नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें तो सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इंटरचेंज करेंगे,
तो फिर करेंगे हम लोग सेकंड इंटरचेंज इसी कार्बन कार्बन पे। जो इंटरचेंज होते हैं वो एक ही कार्बन कार्बन पे होते हैं, अलग अलग पे मत करना, है ना। तो क्या मिलेगा, तो CHO ग्रुप, OH, बाकी कार्बन तो एज इट इज है, उनका कोई मतलब नहीं है। बताओ दूसरा इंटरचेंज कौन सा करूं मैं, बोलो H और बताओ OH। कौन से करूं। अब तो एक ही बचा है ना, H और CH2H तो OH का। हाँ CH2H तो यहाँ पे चाहिए मुझे, तो OH और H को ही करना पड़ेगा मुझे। OH और H को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो अब जो पहला और ये थर्ड कंपाउंड है वो एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन के हैं। और देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी आ गया ये, है ना। नंबर 1 कार्बन ऊपर है, 6 कार्बन बिल्कुल नीचे है, वर्टिकल लाइन पे है। अब OH का पोजीशन लेफ्ट साइड पे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, L कॉन्फ़िगरेशन। बताओ समझ में आया, ठीक है ना। तो इस तरह से करता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आओ उसे, विदाउट चेंज करके, कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज मत करना, बस देख लो जल्दी से क्वेश्चन आगे और देखते हैं। हो गया क्वेश्चन, चलो अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, अगर इस तरह से मिले आपको तो। बोलो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, बताओ बनाओ जल्दी से, देखो क्या आंसर आएगा। D। डी कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो क्या करना, अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो नहीं है ये, है ना, क्योंकि नंबर 1 कार्बन देखो यहाँ लेके रखा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है और 6 है ना। एक तो वर्टिकल लाइन पे भी नहीं है, ऊपर से अपोजिट भी है। तो सबसे पहले तो एक ही काम करते हैं, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, है ना, ताकि लीनियर तो है। रोटेट बाय 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से जैसे ही आप रोटेट करोगे तो हमें जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो कैसा होगा, CHO ग्रुप इधर चला जाएगा, OH अपर साइड पे, H इधर चला जाएगा, H से H और OH इधर आ गया। तो यहाँ पे आ गया OH OH H और CH2OH। बताओ ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। ऐसे ही होगा पूरा 180 डिग्री से रोटेट करने पे, है ना। तो देखो वैसे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वाले कार्बन को भी आपको कन्वर्ट करना होगा, 2 इंटरचेंज करके ऊपर CHO लेके जाओ। पर आपको पता है कि ऊपर वाले कार्बन से हमें मतलब तो है नहीं कुछ, है ना। हमें तो बस क्या देखना है, लास्ट कायरल कार्बन देखना है। तो लास्ट कायरल कार्बन पे, कार्बन चेन में वर्टिकल लाइन पे है पूरा, और OH का पोजीशन राइट साइड पे, तो मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, टी कॉन्फ़िगरेशन होगा, सीधा बता दो। हाँ वैसे तो हमें कन्वर्ट करना था पहला वाला कार्बन भी, पर उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता रहेगा, तो डी ना। बोलो फिर मैं नहीं है, बताओ। ठीक है हो जाएंगे क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो फिशर प्रोजेक्शन में, OH का रिलेटिव पोजीशन देखो कहां पर है, लास्ट कायरल कार्बन पे, है ना।
वो राइट साइड पे है तो डी, लेफ्ट साइड पे तो L, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बस। चलो अमीनो एसिड में भी देख लेते हैं जल्दी से, है ना। तो हेडिंग डाल दो DL कॉन्फ़िगरेशन इन अमीनो एसिड, कॉन्फ़िगरेशन इन अमीनो एसिड्स, है ना। और जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक्चुअली अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। अपने जो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं ना हमारी बॉडी में, वो सब के सब अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन कौन सी हो गई, जस्ट उससे एडजेसेंट वाली पोजीशन अल्फा पोजीशन, इससे आपका NH2 वाला ग्रुप अटैच होता है, इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी अल्फा पोजीशन पे क्या अटैच है, एक NH2 ग्रुप अटैच है, तो क्या बोलते हैं इस टाइप के कंपाउंड्स को, अमीनो एसिड्स बोलते हैं। आपको पता है प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन अमीनो एसिड्स ही करते हैं, और जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ना है हमें सब। चलो पहले तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो क्या करेंगे, एक कायरल कार्बन है, तो एक कायरल कार्बन को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो फिशर प्रोजेक्शन में, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर, कार्बन चेन पूरा आपका वर्टिकल लाइन पे, है ना। और जो डिफरेंट ग्रुप है वो कौन से हैं, NH2 और H। तो NH2 का रिलेटिव पोजीशन अगर राइट साइड में है तो इसको कैपिटल D बोला जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज बनाओगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली NH2 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो अगर लेफ्ट साइड में कहीं पे है NH2 वाला ग्रुप, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। बोलो, बात समझ में आया नहीं आया बताओ। इस तरह से अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन पता किया जाता है NH2 की रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पर। ठीक है, लिख लो जल्दी से। हो गया कंप्लीट, आगे यस चलो। ठीक है, क्वेश्चन बताओ फिर। क्वेश्चन भैया, असाइन DL कॉन्फ़िगरेशन, असाइन कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। तो बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो क्या होगा। है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है NH2 ग्रुप राइट साइड पे, तो D। तो जो भी नेम होगा उसके आगे बस केवल D लगा देना, कैपिटल D, जैसे एलेनिन बोलते हैं इसको, तो D एलेनिन बोल देंगे इसे, है ना। चलो अच्छा ये बताओ, बोलो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बताओ। L एल तो क्या करेंगे अभी हम इसको, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है ना, नंबर 1 कार्बन, तो इसको रोटेट करेंगे हम लोग 180 डिग्री से, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है ना। तो रोटेट करने के बाद हमें बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, COH ऊपर, ऐसे प्रोपाइल ग्रुप अलग, NH2 ग्रुप इधर आ जाएगा और ये चला जाएगा। अब NH2 का रिलेटिव पोजीशन देख लो, मतलब L कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कर सकते हो ना ऐसे। तो बस इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बना लेना है, जैसे COH है, यहाँ पे CH2 PH वाला ग्रुप अटैच है, NH2 और H, बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, बोलो।
D. तो क्या करेंगे, दो इंटरचेंज करेंगे हम, है ना, कि CH तो ऊपर है, लास्ट CH2PH को हमें कहाँ लेके आना है, इस वाली पोजीशन पे लेके आना है, तो ऐसे ही डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, दो इंटरचेंज करने पड़ेंगे तभी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। तो CH को तो ऊपर लिखो बस सीधा, है ना, CH2PH को इधर लेके आना है, मतलब H को इंटरचेंज कर दिया मैंने, H और NH, तो एक इंटरचेंज हो गया, फर्स्ट इंटरचेंज, H और CH2PH को इंटरचेंज कर दिया। फिर मुझे एक इंटरचेंज और करना पड़ेगा, तो क्या करूंगा इस बार, NH2 और H को कर लो, तो NH2 इधर ले जाओ, H इधर ले जाओ, तो दो इंटरचेंज के बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, तो NH2 का पोजीशन राइट साइड में है, मतलब कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन है। बोलो, बना सकते हो, है ना। तो क्या किया, आफ्टर टू इंटरचेंज, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बताओ, मान लो आपको वेज डैश की फॉर्म में आपको दे रखा है ना, जैसे NH2, यहाँ पे COH वाला ग्रुप है, यहाँ पे CH2 CH CH3 CH3H, बोलो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, बताओ। बताओ क्या आएगा, तो सबसे पहले तो इसको फिशर L. प्रोजेक्शन में कन्वर्ट, हाँ देखते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में देखते हैं। तो सबसे फिशर प्रोजेक्शन में NH2 D. COOH, चलो देख लेते हैं ना, कार्बन से कार्बन इस टाइप का ग्रुप अटैच है, और H। अब मुझे करनी पड़ेंगे दो इंटरचेंज और इसको लाना पड़ेगा, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो एक इंटरचेंज तो मैं ऐसा करता हूं कि COH ऊपर जाना चाहिए, है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, ये वाला जो ग्रुप है कार्बन वाला, इससे इंटरचेंज कर देता हूँ, एक इंटरचेंज NH2 को यहीं रहने देता हूँ, H यहाँ रहने देता हूँ, है ना। पर मुझे पता है कि ये कार्बन वाला ग्रुप भी लोअर पोजीशन में जाते हैं, तो इसी को इंटरचेंज कर देता हूँ H के साथ, तो H को इधर लिख देते हैं और इस कार्बन वाले ग्रुप को यहाँ लिख देते हैं, तो H चला गया यहाँ पे, और ये कार्बन चेन वाला ग्रुप जो है उसको हमने यहाँ लिख दिया, है ना। तो देख लो स्टैंडर्ड फॉरवर्ड में आ गया, NH2 का रिलेटिव पोजीशन कहाँ पर है, इधर लेफ्ट साइड में है, मतलब एल कॉन्फ़िगरेशन है। बोलो, बात समझ में नहीं आया, बताओ। कर सकते हो क्वेश्चन, लिख लो जल्दी से। हो गया कंप्लीट, बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। तो ये आपका DL कॉन्फ़िगरेशन है, कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इसको कभी भी कंफ्यूज मत करना स्मॉल d स्मॉल l से, है ना, वो उसका मतलब डेक्स्ट्रो लीवो नहीं है इनका, मतलब, है ना, स्मॉल d स्मॉल l लिखा हुआ है मतलब वो डेक्स्ट्रो लीवो है, कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। चल आगे चला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आप मुझे बताओ, मेरे पास एक ये कंपाउंड है,
तो बताओ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो बताओ। डी डी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ। तो इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का डी कॉन्फ़िगरेशन है। इसका एल कॉन्फ़िगरेशन बनाना हो तो मुझे क्या करना है, इसका मिरर इमेज बनाना है, जानते हैं सब लोग, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का एक और कंपाउंड है मेरे पास, तो ये बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बोलो बताओ। डी डी ये भी डी है ना, ये मेनोज है, इसको मेनोज बोलते हैं। अच्छा, आपको बताना डी ग्लूकोज और डी मेनोज में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों में रिलेशनशिप बताओ जरा, बोलो क्या बोलोगे ना। डायस्टीरियोमर्स। हाँ बिल्कुल डायस्ट्यूमर है। क्यों डायस्ट्यूमर है बताओ, रीजन बताओ। ऊपर वाला ग्रुप इंटरचेंज हुआ है। फर्स्ट वाला इंटरचेंज हुआ है। हाँ मतलब एक कार्बन पे ग्रुप चेंज है ना, बाकी सब पे सेम है, केवल एक पे चेंज है। अब चाहे एक पे चेंज हो, चाहे दो पे चेंज हो, चार पे चेंज हो, कुछ भी हो, रहेंगे तो डायस्ट्यूमर ही ना, ठीक है। अब सुनो, एक और डेफिनेशन है छोटा सा, कि ऐसे दो कंपाउंड्स हैं जिनमें बहुत सारे कायरल कार्बन है और केवल किसी एक पे ही चेंज होता है, तो होते तो डायस्ट्यूमर ही हैं, पर ऐसे डायस्ट्यूमर्स को ना हम लोग एपीमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये दोनों हैं एपीमर। ये कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का कुछ कुछ टर्म्स है, जब कार्बोहाइड्रेट्स में आप लोग पढ़ते हो, जैसे ग्लूकोज और मेन्यूज सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना। तो दोनों में रिलेशनशिप पूछा जाएगा तो है तो डायस्ट्यूमर, पर ऐसे डायस्ट्यूमर जिसमें केवल एक कायरल कार्बन पे चेंज होता है उनको एपीमर बोलते हैं। तो मैं बात है ना। और एपीमर भी कौन से एपीमर बताओ, किस कार्बन पे चेंज है ये बताओ, बताओ। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट कार्बन। कार्बन, कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग कार्बन नंबर देखना है आपको। तो नंबर 1 कार्बन तो सीएचओ वाला ग्रुप होता है ना, 2 3 4 5 6, ये है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग। और इधर भी ऐसी इसी तरह से। तो सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है ना, कायरल कार्बन नहीं, सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो इनको बोलते हैं C2 एपीमर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, C2 एपीमर, मतलब इससे पता लग जाएगा कि सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, ठीक है। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर जो कार्बन होगा उस पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दोनों में डिफरेंट है, तो उनको क्या बोलेंगे, C2 एपीमर। तो चलो डेफिनेशन लिख लो पहले, एपीमर किसको बोलते हैं, है ना। तो देखो एपीमर क्या होते हैं, तो डायस्टिरियोमर्स तो है ही है, तो डायस्टिरियोमर्स which have several chiral carbon but have different configuration at only one chiral carbon, ठीक है। समझ में आ गई बात, केवल एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो ऐसे डायस्टिरियोमर्स को एपीमर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज क्या है आपके, डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज आर C2 एपीमर, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर C4 एपीमर, तो बना सकते हो डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, बोलो बताओ कैसे बनेगा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, बोलो। तो क्या करना है आपको, तो बाकी सब कुछ सेम, वही 4 कायरल कार्बन CHO ग्रुप, केवल 4 नंबर के कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। तो 4 नंबर की डी ग्लूकोज देखो का ये रहा, ये नंबर 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4 कार्बन, है ना। इस पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना बस। तो 4 पे OH राइट साइड पे, तो इसमें क्या लिख दोगे, लेफ्ट साइड पे लिख दोगे बस। बाकी सब आपको एज इट इज लिख देना है, जो भी आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना। तो ग्लूकोज से पूरा एसिड
एज इट इज इसको लिख दो। बताओ कहीं कोई डाउट है तो बोलो। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है वो किसका है? ये है डी गैलेक्टोज। तो ये डी गैलेक्टोज है। तो बताओ समझ में नहीं आया बोलो। हाँ बोलो। सर डी मैनोज और डी गैलेक्टोज में कैसे बताएंगे? तुम बताओ कितने कॉन्फ़िगरेशन चेंज है इन दोनों में? दो। तो दो। एपीमर तो नहीं बोलेंगे इन्हें, है ना? एपीमर नहीं है क्योंकि दो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गए ना, तो डायस्ट्यूमर ही बोलेंगे। दोनों क्या है? डायस्ट्यूमर है। तो डी मैनोज डी गैलेक्टोज दोनों ही क्या है? डायस्ट्यूमर्स है, क्योंकि दो पे चेंज हो गया। ठीक है ना? यस सर। लिख लो जल्दी से ना एग्जांपल्स को। वैसे ज्यादा काम में आपका बायोमोलिक्यूल में आता है ना, पर क्योंकि आइसोमेरिज्म का पार्ट था तो ये डेफिनेशन बता दी, बाद में फिर से बता देंगे जब बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे आप लोग लास्ट में। हो गया कंप्लीट? यस सर। ठीक, चलो तो ये तो हो गया बेसिक पोर्शन कंप्लीट अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, है ना? कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने समझ लिए, है ना? आरएस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कैपिटल डी कैपिटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्मॉल डी स्मॉल एल के बारे में भी आपको पता है ना? किसी कंपाउंड को देख के आप बता सकते हो कि एक्टिव है इनएक्टिव है, ठीक है ना? सिमेट्री एलिमेंट्स आप लोगों को पता है ना? कायरल कार्बन के केसेस आपको पता है, सिंगल कायरल कार्बन पे कितने केस बनते हैं, दो कायरल कार्बन पे कौन कौन से कंडीशंस पे कौन कौन से केस बनते हैं। तो लगभग आपको सारी चीजें पता है, ठीक है? तो ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, जैसे जीआई में अपन लोगों ने क्वेश्चन किए थे वैसे ही ओआई वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो लिख लो। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ total number of optical isomers by structural formula। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा, उससे आपको बताना होगा कि कितने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी हम लोगों ने साथ साथ में कुछ कुछ किए थे, है ना? जब हम लोग कंपाउंड कर रहे थे कि आपको पता है एक कायरल कार्बन पे दो ही ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, दो कायरल कार्बन है तो नॉन सिमेट्रिकल में आपके चार बनते हैं, सिमेट्रिकल में दो बनते हैं। तो कैसे आया ना, सीधा फॉर्मूले बेस पे देखते हैं हम लोग, जैसे फॉर्मूले लिखे थे जीआई में वैसे ही ओआई में फॉर्मूले देखते हैं। तो देखो केस वन आपका, केस वन कैसा है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है? इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल है ना? तो अनसिमेट्रिकल के केस में सेम फॉर्मूला आता है, चाहे आपका जीआई हो चाहे ओआई हो, सेम आता है ना? तो कितना आ जाएगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे? बोलो बोलो क्या आएगा? 2/8। हाँ 2⁻n। अच्छा n क्या है बोलो? स्टीरियोजेनिक। हाँ अब बड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है n क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब वही जो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इस केस में अगर जीआई वाले केस में आप बात कर रहे हो तो n क्या हो जाएगा कि कौन सा पार्ट जीआई शो कर सकता है। तो n है आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर, है ना? तो हेयर n है आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर। और स्टीरियोजेनिक सेंटर आप लोग पता है क्या होते हैं? स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन कौन से होते हैं?
तो अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे बोलो, बताओ। ये तो होगा टोटल Two. ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, सब के सब, है ना। दो। अनसिमेट्रिकल में कोई भी आपका इनएक्टिव बनता ही नहीं है, कभी कोई मीजो कंपाउंड नहीं बनता है, हमेशा सबके सब क्या होते हैं, सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, है ना, सब ऑप्टिकल एक्टिव है। और इनमें से आधे कौन से होंगे, 2n में से हाफ आपके होंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और हाफ होंगे लीवो रोटेटरी, है क्या नहीं, आधे डेक्स्ट्रो और आधे लीवो, जितने भी आइसोमर्स बनेंगे उनमें से। तो अगर आपसे पूछा जाए डी आइसोमर्स कितने होंगे, स्मॉल डी वाले बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले कितने होंगे, तो 2n के हाफ क्या हो जाएंगे डी, और एल आइसोमर्स की अगर आप बात करोगे तो वो भी कितने हो जाएंगे 2n/2, तो इतने आपके एल आइसोमर्स हो जाएंगे, सब ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताओ, एग्जांपल है आपके पास, बोलो, बताओ इसके आइसोमर्स के बारे में बताओ, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, कितनी डेक्स्ट्रो फॉर्म होंगी, कितने लीवो रोटेटरी होंगे, बोलो। तो सबसे पहले कायरल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कायरल कार्बन है, अनसिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इसके बताओ, 2⁴ मतलब 16, है ना। और 16 में से आपके 8 डेक्स्ट्रो होंगे और 8 आपके लीवो होंगे, है ना। मीजो कोई होगा ही नहीं, कि मीजो बनते ही नहीं अनसिमेट्रिकल में कभी भी, बोलो, बात समझ में आया, चलो देख लो एली से, दूसरा केस करते हैं फिर। हो गया, डन सर। ठीक है, चलो केस 2 पे आते हैं। केस 2 ही थोड़ा सा याद रखने वाले होते हैं, जो सिमेट्रिकल वाले होते हैं, है ना। इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज सिमेट्रिकल, तो बोलो सिमेट्रिकल के केस में, अच्छा सिमेट्रिकल के केस में भी आपके पास दो पॉइंट आते हैं, है ना। कौन कौन से, अगर आपका इवन होगा या ऑड होगा, इफ n इज इवन, है ना, इवन नंबर में है ऐड, तो क्या करोगे आप लोग, तो देखो वही सेम टाइप का फॉर्मूला है आपका, है ना। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, जीआई के लिए क्या था बताओ जरा, बताएगा। 2n-1 + 2p−1। हाँ हाँ, 2n-1 + 2p−1, और p कितना होता था n/2, है क्या नहीं, है ना। यहाँ तो इवन ही ले रखा है, तो सीधा इवन के लिए क्या हो जाएगा p n/2, तो सेम फॉर्मूला बनता है ना। अच्छा, अब इन दोनों में से ऑप्टिकली एक्टिव वाले कौन से हैं, तो पहला ऑप्टिकल एक्टिव वाला है और दूसरा मीजो वाला है, मतलब 2n-1 ये शो करेगा ऑप्टिकली एक्टिव का नंबर, और ये जो सेकंड पार्ट है ये शो करता है मीजो कंपाउंड्स का नंबर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, समझ में आई बात, ठीक है ना। चाहो तो अलग से भी लिख लो, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव वाले जो हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब डीएल पेयर जो रहेंगे या डीएल वाले जितने रहेंगे,
वो कौन से रहेंगी, 2n-1। और ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले जो है, जिनको हम लोग मीजो बोलते हैं, उनका नंबर रहेगा 2n/2 - 1, है ना। चाहो तो आप क्वेश्चन करके देख सकते हो, क्वेश्चन आपको पता है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, याद करो। टार्टरिक एसिड का याद है सबको, टार्टरिक एसिड, 2 कायरल कार्बन का केस, है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। बताओ फॉर्मूला लगा के देखो कितना आंसर आ रहा है, बोलो, लगाओ फॉर्मूला। 2 कायरल कार्बन है, दोनों आइडेंटिकल हैं, बोलो। 3 है ना। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 3, ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, 2, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे, 1, मतलब मीजो वाले। बोलो, बना सकते हो सीधा फॉर्मूले से, है ना। बनाने को दिया जाएगा तो बना भी सकते हो आप लोग। 2 कायरल कार्बन का केस कैसे बनते हैं, 2 कायरल कार्बन के केस बताओ। सबसे पहले तो क्या करोगे, सिमेट्रिकल के केस में, क्योंकि ये आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, है ना। 2 कायरल कार्बन तक को हर चीज आपको पता होना चाहिए। तो एक तो हो जाएगा OH जिसमें सेम साइड पर लगा दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको बोलते हैं मीजो। ये तो हो जाएगा आपका मीजो, ऑप्टिकल इनएक्टिव वाला, है ना। और दूसरा बस आपको एक काम करना है, इन दोनों को अपोजिट साइड में लगा देना है, कहीं भी, किसी भी तरीके से, है ना। और इस एक का मिरर इमेज ले लेना है, बस यही आपको काम करना है। इस तरह से आपके दोनों बन जाएंगे। तो ये 3 आपके पास आइसोमर्स, ठीक है। चलो बना लो जल्दी से तक। हो गया कंप्लीट, बताओ कोई डाउट है तो बोलो इसमें। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था, है ना। आपने चाहे GI निकालो चाहे OI निकालो, यहाँ तक के सारे फॉर्मूले बिल्कुल एग्जैक्ट सेम थे, है ना। दो बार याद करते हैं, एक ही बार याद करो, दोनों में हो जाएगा काम अपना, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब आएगा बी केस, इसका बी पार्ट, मतलब n का वैल्यू ऑड हो, इफ n इज ऑड। और ऑड का मतलब 1 मत लिख लेना इसको, है ना। 1 के लिए नहीं लगा सकते थे, क्योंकि 1 का तो आपको पता है 2 ही बनते हैं, D और L। तो ये क्या है, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू 3 से स्टार्ट करना है आपको, है ना। 2 पे तो आपका इवन आ जाएगा, तो 3 या 3 से ज्यादा वालों के लिए आपका फॉर्मूला है। अच्छा, अगर आप 3 या 3 से ज्यादा वाले लोगे तो देखो बीच वाला जो सेंटर आएगा वो स्यूडो कायरल होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसी में ऐड कर देते हैं, एंड सेंट्रल स्टीरियोजेनिक सेंटर इज स्यूडो कायरल, है ना। उसकी बात करते हैं हम लोग। तो देखो इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला हो जाएगा अब आपका चेंज। फॉर्मूला चेंज कैसे होगा,
तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव की बात करते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव जो आइसोमर्स हैं वो हो जाएंगे 2^n-1, है ना, माइनस 2^n-1/2, है ना। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले हैं जिनको हम लोग मीजो बोलते हैं वो हो जाएंगे 2^n-1/2। मतलब है तो वही n+1, p होता है ना, p-1, p क्या हो गया n+1/2, तो वही है, p तो वही है ना। पर इस बार जो नंबर है वो आपके डिफरेंट हो गए, ठीक है ना। मतलब अगर आप टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स चाहिए आपको, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स केवल और केवल कितने रह जाएंगे 2^n-1, दोनों ऐड करोगे ना, एक्टिव और इनएक्टिव को, तो क्या रहेगा आपके पास, केवल ऑप्टिकल आइसोमर्स बचेंगे 2^n-1। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 2^n-1, एक्टिव चाहिए तो फॉर्मूला है, और 2^n-1/2 आपका मीजो का फॉर्मूला। तो ये आपके पास ओवरऑल फॉर्मूले बन गए तीनों के, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं इनको, तो सिमेट्रिकल होना चाहिए, 3 कायरल कार्बन का केस लेते हैं, है ना, जिसमें से आपको पता है जो सेंटर वाला होगा वो कैसा होगा, स्यूडो कायरल है। तो 3 कायरल है जिसमें से सेंटर आपका स्यूडो कायरल है, ठीक है ना। तो बताओ, निकालो जल्दी से, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव का नंबर या टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, बताओ। सबसे पहले तो एक्टिव ही बता दो, एक्टिव कितने होंगे, बोलो। तो क्या आएगा 2^3-1 माइनस 2^3-1/2, मतलब कितना हो गया 4/2, मतलब 2 आ गया। ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो गए 2। अच्छा इनएक्टिव कितने होंगे बताओ, इनएक्टिव तो 2 दिख ही रहा है ना। मतलब टोटल कितना होगा, 2 टोटल होगा 2 + 2 मतलब 4, मतलब एक्टिव प्लस इनएक्टिव दोनों काउंट कर लो, या सीधा फॉर्मूला भी आपके पास, सीधा फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, है ना। तो टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जिनमें से 2 मीजो हैं और 2 आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अगर मैं आपको बनाने को दूं तो बना सकते हो क्या चारों, बताओ। देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको 3 कैसे बनते हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले मीजो बना लेते हैं। मीजो मतलब देखो तीनों OH सेम साइड पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये मीजो कंपाउंड है ना। मेरा इमेज तो कुछ बनेगा नहीं। एक और मीजो अगर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो बाकी के ऊपर और वाले सेम ही रहने चाहिए आपके, सेम साइड पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। सॉरी CH1 नहीं, CH3 ग्रुप से, सॉरी CH3 ग्रुप से, है ना। OH को इधर कर देते हैं बीच वाले को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ जाएगा। तो देखो ये भी मीजो कंपाउंड है, ये दोनों ही मीजो है, पहला वाला भी मीजो है, सेकंड वाला भी मीजो है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की बात करते हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में क्या करना है, बस केवल आपको OH जो है 1 और ये, इनको अपोजिट कर दो, किसी को भी अपोजिट कर दो, है ना। और बीच में OH और H कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और एक इसका मिरर इमेज ले लो बस, CH3 OH OH और ये वाला। तो ये आपके 4 आइसोमर्स हैं जिसमें से 2 आपके पास DL पेयर है, ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव वाले हैं, ये वाला भी मीजो है और ये वाला भी मीजो, है ना। चलो बता दो जल्दी से।
हो गया कंप्लीट? बताओ, हो जाएंगे क्वेश्चन? चलो इसको हटाते हैं। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब दोनों को मिक्स करते हैं। आपने जीआई पूरा पढ़ लिया, ओआई पूरा पढ़ लिया, है ना, सब फॉर्मूले वगैरह भी हो गए। अब दोनों को कंबाइन करते हैं। तो अब कंबाइन करने में आएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, है ना। तो इसके कैसे निकाल दोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में आपको सबको कंबाइन करना होगा, जीआई प्लस ओआई, है ना। तो ऐसा नहीं कि अलग एक ही कंपाउंड में दोनों ही पार्ट हो सकते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर दोनों ही टाइप के हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, है ना, या कायरल कार्बन भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इंडिविजुअल होंगे तो कर ही लोगे, केवल जीआई सेंटर है तो अलग से फॉर्मूला निकालो, केवल आपके कायरल सेंटर है तो आप वाई वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। अगर दोनों इंटरमिक्स होके आ जाएंगे, दोनों टाइप के आप बनेंगे, तो कैसे करोगे? तो देखो इसमें भी फिर भाई सेम केस बनेंगे आपके। तो कौन सा केस है? केस वन अनसिमेट्रिकल, है ना। तो अनसिमेट्रिकल के केस में तो आपको पता है, तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। टोटल नंबर ऑफ 2 की स्टीरियो पावर n आइसोमर्स, plus 1। ना 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 ना, केवल 2 की पावर n अनसिमेट्रिकल में। n स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कोई भी हो, चाहे जीआई वाला हो चाहे ओआई वाला हो, कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा कंबाइंड वाला 2 की पावर n ही रहेगा। अनसिमेट्रिकल में हमेशा वही रहता है, 2 की पावर n ही है। या सबके सब जीआई हो तो भी फॉर्मूला रहेगा, सबके सब ओआई वाले रहेंगे तो भी ये रहेगा, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन रहेगा अनसिमेट्रिकल है तो भी ये फॉर्मूला रहेगा, है ना। तो 2 की पावर n ही रहेगा। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, मान लो CH3, बताओ अनसिमेट्रिकल है, एक डबल बॉन्ड है, एक कायरल कार्बन है। तो ये देखो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने, तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर डबल बॉन्ड और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये कायरल कार्बन। तो कितना आएगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए बताओ? सॉरी ऑप्टिकल नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे बताओ इसके? बताओ क्या आएगा? तो 2 की पावर 2 लगा देंगे, 4 आएगा। 4 कैसे आएगा? अच्छा इसको समझ भी लेते हैं। जैसे ये सिस होगा तो ये आर हो सकता है, ये सिस होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एस हो सकता है, या ये ट्रांस होगा तो आर हो सकता है, या ट्रांस होगा तो ये एस हो सकता है। तो 4 कॉम्बिनेशन बन तो गए, तो चारों के चारों क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स ही तो है। बोलो, समझ में नहीं आया बताओ, है ना। अच्छा चलो जरा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन है, ये 2 का कंपाउंड है सेकंड नंबर का, ये थर्ड वाला कंपाउंड है और ये फोर्थ वाला कंपाउंड है। अच्छा मुझे जरा बताओ 1 और 2 में क्या रिलेशनशिप है? बोलो। डायस्टीरियोमर्स। 1 और 2 मतलब ये वाले, इन दोनों कंपाउंड्स में क्या रिलेशनशिप है? इनेंशियोमर है, सिस का सिस ही है, उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। आर का एस हो गया, मतलब एक ही कायरल कार्बन है पूरे मॉलिक्यूल में, और उसमें भी आर का और एस कर दिया आपने, तो क्या बोलोगे इसको? इनेंशियोमर ही तो बोलोगे, और क्या बोलोगे बताओ? नहीं बोलोगे इनेंशियोमर? डबल बॉन्ड पे थोड़ी ना कोई चेंज हुआ है कॉन्फ़िगरेशन पे, केवल क्या हुआ है? आर का एस ही तो हुआ है, एक ही कायरल है उसमें भी आर का एस हो गया, तो इनेंशियोमर ही तो बोलोगे। अच्छा इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा 3 और 4 में बताओ? enantiomers. ये भी इनएंशियोमर। इनेंशियोमर से, बिल्कुल इनेंशियोमर से। अच्छा इसके अलावा मैं कोई भी कॉम्बिनेशन दूं 1 और 3 में, बताओ क्या रिलेशनशिप होगा? बोलो। Diastereomers. हाँ डैश ट्यूमर है, क्योंकि सिस का ट्रांस है तो नॉन मिरर इमेज रहेंगे हमेशा, है ना। तो आर का एस हो चाहे आर का आर हो। अच्छा 1 और 4 में क्या रिलेशनशिप होगा बताओ? बताओ। Diastereomers. डैश ट्यूमर। अब ऐसा मत सोचना कि आर का एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो हो जाने तो सिस का ट्रांस भी तो हो गया, कोई मिरर इमेज थोड़ी ना रहा, है ना। आर का एस हो गया ठीक है, चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन, पर सिस का ट्रांस भी तो हो गया, तो मिरर इमेज तो नहीं रहेगा ना वो, तो डैश ट्यूमर ही बोलेंगे, है ना। तो दो इलेक्ट्रोमेरिक पेयर है, और बाकी हर एक रिलेशनशिप अगर आप पूछोगे तो डैश ट्यूमर बोलेंगे। बताओ, बता सकते हो? बोलो। चलो लिख लो जल्दी से, आगे चलते हैं फिर।
हो गया कंप्लीट? अच्छा चलो, तो नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्रिकल के केस पे। हाँ, अनसिमेट्रिकल में तो एक ही फॉर्मूला 2 की पावर n। और देखो ज्यादातर जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर के, वो ज्यादातर यही रहेंगे, इसी फॉर्मूले को लगाना है ना। अनसिमेट्रिकल टाइप के स्ट्रक्चर ही मिलते हैं, तो 2 की पावर n ही लगाने से बन जाएंगे अपने स्ट्रक्चर। कुछ कुछ केस होते हैं सिमेट्रिकल में, कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। देखो तो केस 2 है आपके पास सिमेट्रिकल का, है ना। तो सिमेट्रिकल के थोड़े से कम ही केस होते हैं। अच्छा, अब इसमें भी आपका ए पार्ट और बी पार्ट, मतलब ए पार्ट कौन सा हो गया, एन इवन नंबर हो जाए अगर आपके पास, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा जैसे OI के केस में, GI के केस में रहता था। सेम फॉर्मूला है, 2n-1 प्लस 2p-1, और p क्या हो जाएगा n/2, है ना। तो सेम फॉर्मूला है, चाहे OI निकालो चाहे GI निकालो, चाहे दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ भी आप निकालो, है ना। सिमेट्रिकल इवन हो, है ना, n की वैल्यू इवन है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहां तक तो आपको याद करने की कोई जरूरत है नहीं, अभी तक तो सब कुछ सेम चल रहा है। देखो जो प्रॉब्लम आएगी वो हमेशा ऑड में आती है, जब n का वैल्यू ऑड होती है। जैसे OI के केस में देखा आपने, ऑड के केस में थोड़ा अलग फॉर्मूला था, वो आपको याद करना होगा। टोटल नंबर में भी अगर n की वैल्यू ऑड होगी, है ना, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और इसमें भी देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, n का वैल्यू ऑड है ना, और उसमें भी अगर आपका जो सेंट्रल हो, देखो उसमें भी क्या केस है, एंड सेंट्रल स्टीरियोजेनिक सेंटर आपका कैसा हो जाए, ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, उस केस की हम लोग बात करते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला है इसका, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इसका होता है 2n-1 प्लस 2n-1/2। मतलब वही, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव वाले और ये आपके मीजो वाले, ये भी लगभग सेम टाइप का फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं ये वाला कि CH3OH डबल बॉन्ड CH और CHOH और CH, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत, है ना। इसका आंसर आपको वैसे ही पता होना चाहिए हमेशा, बार सॉल्व नहीं करना है। तो तीन स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, 2 कायरल हैं और एक डबल बॉन्ड है, सिमेट्रिकल टाइप का है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, n का वैल्यू हो गया 3, है ना, ऑड नंबर है, सिमेट्रिकल है, और बीच में वाला जो सेंटर है आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना। तो टोटल नंबर का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। कौन कौन सा आगे बताओ, टोटल कितने आएंगे, बोलो कितना आंसर आएगा, बताओ, लगाओ फॉर्मूले में जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है देखो, बोलो कितना आएगा। 5. 5 कैसे आएगा, 6 आएगा। 6. कितना आ गया, टोटल 6 आंसर आएगा, है ना। फॉर्मूला लगा के दिख लेना इसको, हाँ। टोटल 6 आंसर आएगा। अच्छा बना भी सकते हो, आपको याद नहीं रखना है, मैं ये नहीं कहता कि आप फॉर्मूला याद रखो, आप खुद से बना सकते हो, 2 का केस 3 का केस तो आप खुद से बना सकते हो। बहुत ज्यादा होंगे तब आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, बाकी 2-3 के केस तो खुद ही बना लो, मत करो याद। कैसे, आपको पता है इसका आर कॉन्फ़िगरेशन दोनों का आर होगा, तो ये 6 हो सकता है ना। या फिर ये बीच वाले को फिक्स कर दो, 6 है तो दोनों का एस हो सकता है, या इनमें से कोई भी एक आर और एक 6 हो सकता है। देखो सिमेट्रिकल का यही फायदा है बस, कोई भी एक आर हो, इस साइड वाला आर हो या दूसरी साइड वाला हो, एक ही बात है ना। तो कोई भी एक आर और एक 6 हो सकता है, तो 3 कॉम्बिनेशन तो तब बन गए जब 6 होगा, है ना। 3 कॉम्बिनेशन ऐसे जब बन जाएंगे जब ये ट्रांस होगा बीच वाला, मतलब दोनों आर कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं या दोनों एस कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं ट्रांस के केस में, या फिर एक कोई भी एक आर और एक कोई भी एस हो सकता है ट्रांस के केस में। बताओ बात समझ में नहीं आया, तो 6 स्टीरियो आइसोमर तो बनेंगे। देखो खुद से बना सकते हो, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं याद करने की आपको, कहीं से खुद ही बना लोगे। अच्छा इसमें से बताओगे कि 6 में से ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, फॉर्मूले में भी दिख रहे हैं आपको, और आप खुद से ही बता सकते हो मीजो कितने हैं, बोलो कौन कौन है मीजो और ऑप्टिकल एक्टिव।
बताओ। 4 कौन सा होगा? सर, RR और SS वाले। नहीं 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 नहीं, फॉर्मूले में लगाओ ना। ऑप्टिकल एक्टिव कितना नंबर आएगा बताओ। 4 आएगा सर। और एक्टिव 4 आएंगे ना, और इनएक्टिव मीजो वाले कितने आएंगे? तो दो अलग कौन से? ये देखो, तो ये मीजो है एक आपका, और ये वाला आपका मीजो है। ये दोनों मीजो है, मतलब एक आर एक एस, इंटरनल कंपनसेशन है ना। एक मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट का जो रोटेशन होगा वो दूसरा हाफ पार्ट उसको कंपनसेट कर देगा। तो एक का आर, दूसरे का एस, इंटरनल कंपनसेशन। डन सर। हो गया कंप्लीट? चलो, तो बस हो गया। अच्छा, ऐसा भी सोच सकते हो आप लोग, एक क्वेश्चन में अगर आपको करने को दूं कि ये बताओ जरा, इसके कितने आइसोमर बन जाएंगे बोलो, बताओ। इसके बारे में बताओ, टोटल आइसोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिव, इनएक्टिव, सब बताने हैं आपको। बोलो, बनाओ जल्दी से, देखो खुद से क्या आएगा आंसर। तो देखो, अब बात करते हैं, पहले तो बिना फॉर्मूले के देखते हैं ना, क्योंकि फॉर्मूला हो सकता ना याद रहे हमें एग्जाम तक, है ना। और 2 या 3 तक के लिए तो याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको, वैसे भी खुद ही बना सकते हैं। देखो, टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने? एक कायरल है और 2 आपके डबल बॉन्ड है ना। तो सबसे पहले तो ऐसे ही करके देखते हैं विदाउट फॉर्मूले के। तो जैसे बीच वाले कायरल कार्बन का आर या एस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, और डबल बॉन्ड का सिस या ट्रांस, है ना। तो दोनों का अगर सिस हो कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका तो कोई अकायरल रहेगा ना, स्यूडो कायरल है ना बीच वाला कार्बन। बताओ, कोई कॉन्फ़िगरेशन यस। नहीं है ना। दोनों का अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो बीच वाले कार्बन का, कायरल कार्बन का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, किसी भी एक का सिस हो, एक का ट्रांस हो, अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भी एक सिस और एक ट्रांस हो, तो बीच वाले कार्बन कायरल मतलब आर भी हो सकता है और इसका एस भी हो सकता है। बताओ, है कि नहीं है? बोलो, 4 ही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे। हाँ, और ये आपने फॉर्मूला लिख भी रखा है, वही ऑप्टिकल वाला फॉर्मूला, एन की वैल्यू ऑड, जिसमें से बीच वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर स्यूडो कायरल है, याद आया। तो टोटल फॉर्मूले से भी अगर आप निकालोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे स्टीरियो सेंटर? बताओ, स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2⁻n−1, तो 3 है, तो इस पर n-1 आंसर आ जाएगा। देख लो फॉर्मूले से कितना आ गया, 4, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव भी बता सकते हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बता सकते हो। ऑप्टिकल एक्टिव कितने थे इसमें से? 2,
ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। और 2 कैसे थे इसमें से, मीजो वाले बता कौन कौन से ऊपर कॉम्बिनेशन में, बोलो। ये रहा मीजो, जिसमें कोई कायल कार्बन ही नहीं है, ये भी मीजो है ना। और बाकी के 2 कैसे, 2 आपके ऑप्टिकली एक्टिव वाले हैं, जिसमें एक एक कायरल कार्बन है, आर वो भी एक्टिव होगा, एस वो भी एक्टिव होगा। ऊपर वाली जो दोनों है वो आपकी मीजो कंपाउंड्स हैं, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, है ना। ऐसा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बोलो, कहीं को डाउट है तो बताओ। चलो लिख दो जल्दी से। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत है। अच्छा, टाइम भी ओवर हो गया आप लोगों का, तो ठीक है, बहुत है आज के लिए, इतना ही, है ना। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और देखेंगे, बस, ठीक है। सर हाँ जी बोलिए। सर वो टोटल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर्स 2 to the power n-1 कैसे फॉर्मूला लगाएं? जस्ट अभी दिखाया तो था, ऑप्टिकल आइसोमर वाला केस देखो, जस्ट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में एन की वैल्यू ऑड वाला केस जो पढ़ाया था, वही सेम केस लगेगा इसमें, जिसमें स्यूडो कायरल सेंटर है, बीच वाला कायरल कार्बन जो स्यूडो कायरल है ना, सेम फॉर्मूला दोनों के लिए, मतलब ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।